शहर की जानी मानी आर्किटेक्चर कंपनी की बिल्डिंग के सभी फ्लोर के ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई थी। आज पहली बार कंपनी के नए बॉस ऑफिस आ रहे थे। 2 महीने हो चुके थे उन्हें इस कंपनी को टेक ओवर किए हुए, लेकिन अभी तक वह इस कंपनी में आए नहीं थे। वह अपनी दूसरी कंपनी के ऑफिस से ही इस कंपनी को संभाल रहे थे। उनकी कंपनी संभालते ही ये कंपनी, जो मामूली सी कंपनी थी, 2 ही महीने में शहर की जानी मानी आर्किटेक्चर फर्म बन चुकी थी। आरोही जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखकर हैरान होती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस कंपनी का माहौल ऐसा क्यों है। आज उसे ऑफिस आने में देर भी हो गई थी। रोज वो टाइम पर ऑफिस पहुंचती थी और ऑफिस का माहौल लगभग शांति रहा करता था। आज उसे यह सब कुछ बिल्कुल नया देखने को मिल रहा था। उसे भी इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके थे। उसके ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने हैंड ओवर कर लिया था। हैंड ओवर करते ही इस कंपनी के नए मालिक ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए थे, जो इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित हुए और कंपनी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आज इस शहर की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी बन चुकी थी। आरोही को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने साथ ही काम करने वाली निष्ठा के पास आती है। क्या बात है निष्ठा, आज ऑफिस का माहौल कुछ अलग ही लग रहा है। आरोही ऑफिस में चारों ओर नजर दौड़ाती हुई निष्ठा से बोलती है। हाँ आरोही, आज कंपनी के नए एमडी ऑफिस आ रहे हैं, तो सब कुछ इसलिए है, निष्ठा आरोही को बताती है। लेकिन इसमें ऐसे परेशान होने की क्या बात है। सब कुछ हमारी कंपनी में ठीक ही है, सारे काम अच्छे तरीके से होते हैं, तो फिर इस तरह से सब परेशान इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। आरोही फिर निष्ठा से पूछती है। अरे तू जानती नहीं है, मैंने सुना है कंपनी के नए एमडी बहुत ही सख्त हैं। उन्हें किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस यही सोचकर सब अपनी अपने काम को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं कि कहीं किसी के काम में अगर थोड़ी सी भी कमी दिख गई तो उसकी जॉब ना चली जाए। निष्ठा आरोही से बोलती है। निष्ठा की बात सुन कुछ देर इधर उधर कंपनी में देखती है, फिर अपने केबिन की ओर जाने लगती है। उसे केबिन की ओर जाता देख निष्ठा उसे रोकती है। आरोही सुन, तू अपने केबिन में नहीं जा सकती, निष्ठा आरोही से बोलती है। निष्ठा की बात सुनकर पीछे की तरफ निष्ठा को देखती है। उसकी आंखों में इस वक्त सवाल थे। आरोही वापस चलती हुई निष्ठा के पास आती है। तू ऐसा क्यों बोल रही है, मैं अपने केबिन में क्यों नहीं जा सकती, आरोही निष्ठा से पूछती है। वह मिस्टर सिन्हा ने तुझे तेरे केबिन में जाने से मना किया है, मैं तुझे बताना भूल गई थी। तू एक बार जाकर उनसे मिल ले, तुझे सारी बातें समझ में आ जाएंगी, निष्ठा आरोही से बोलती है। लेकिन ऐसी बात क्यों उन्होंने कही, आरोही फिर निष्ठा से पूछती है। वह तो मुझे नहीं पता, बस उन्होंने जो मुझे कहा मैंने तुझे बता दिया, बाकी तू उन्हीं से पूछ ले, निष्ठा आरोही से बोलती है और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल ले अपने टेबल की ओर बढ़ जाती है। निष्ठा को ऑफिस के लॉबी में ही एक टेबल पर बैठकर काम करना होता था और आरोही को उसकी काबिलियत की बदौलत केबिन मिला हुआ था। वह अपना सारा काम अपने केबिन में बैठकर ही किया करती थी। निष्ठा की बात सुन दिव्या अपने केबिन की तरफ न जाकर मिस्टर सिन्हा की केबिन की ओर चली जाती है। जैसे ही मिस्टर सिन्हा की केबिन की डोर पर नॉक करती है, मिस्टर सिन्हा उसे अंदर आने के लिए बोलते हैं। आरोही अंदर पहुंचकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है और उनसे अपने केबिन में न जाने देने का कारण पूछती है। आरोही की बात सुन मिस्टर सिन्हा एक एनवेलप उसकी तरफ बढ़ाते हैं। आप आज से इस ऑफिस में काम नहीं करेंगी, मिस्टर सिन्हा आरोही से बोलते हैं। मिस्टर सिन्हा की बात सुन आरोही आंखें बड़ी कर हैरानी से मिस्टर सिन्हा को देखने लगती है। मिस्टर सिन्हा, आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं, आरोही मिस्टर सिन्हा से पूछती है। मिस आरोही, आप ये एनवेलप खोल, इसमें रखे हुए पेपर्स को पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा, मिस्टर सिन्हा आरोही के हाथों में पकड़े हुए एनवेलप की ओर इशारा करते हुए उसे कहते हैं। आरोही हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए एनवेलप को देखती है, कभी मिस्टर सिन्हा को देखती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब वह कह रहा है। इसी नौकरी की बदौलत तो तुम तो अपनी जिंदगी बिता रही थी, अगर यह जॉब भी उससे चली जाएगी तो आखिर वह क्या करेगी।
एक साथ उसके दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। उसकी आंखें भी अब लगभग लगभग डबडबा सी गई थी। आरोही उम्र 21 वर्ष, गेहुआ लेकिन थोड़ा दबा हुआ रंग। ना ही इसे पूरी तरह से सांवला कह सकते हैं, ना ही गोरा। काली बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें, पतली लंबी नाक, होंठ जैसे एक बिल्कुल किसी सांचे में ढालकर बनाए गए हों। काले घने लंबे बाल, कुल मिलाकर देखने वाला कुछ देर तक उसे देखता ही रहे। ऐसा भगवान ने उसे बनाया था। लंबाई 5 फुट 3 इंच। कोई अगर उसे बहुत कोशिशों के बाद भी उसमें से कमी निकालना चाहे तो बस इतनी ही निकाल सकता था कि आरोही का रंग थोड़ा सा दबा हुआ था। आरोही का इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन में ही इसके मॉम डैड के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद से वह अकेली हॉस्टल में अपनी जिंदगी बिता रही थी। कहने के लिए अगर कोई था तो वह उसकी माँ की सगी बहन तृप्ति मौसी थी। छुट्टियों में आरोही उन्हीं के पास जाया करती थी। बाकी उसके सारे रिश्तेदारों ने उसके मॉम डैड के मरने के बाद उससे पल्ला झाड़ लिया था। तृप्ति मौसी ही थी जो ले देकर उसकी कहने के लिए अपनी थी। उसके डैड उसके लिए कुछ पैसे छोड़कर गए थे। उन्हीं पैसों से आरोही ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अभी भी वह हॉस्टल में रहकर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अगर ये पैसे ना होते तो उसका क्या ही होता। अपने हाथ में पकड़े हुए एनवलप को खोल आरोही उसमें रखे पेपर्स को निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। वह जैसे जैसे पेपर को पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो जाती है। वह अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए पेपर्स को एक हाथ में पकड़ती है और उसे नीचे करती है और मिस्टर सिन्हा की ओर देखती है। मिस्टर सिन्हा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और आप मुझे किसी के घर पर काम करने के लिए कैसे भेज सकते हैं? और आपको क्या लगता है आपके इस लेटर की वजह से मैं किसी के घर जाकर उसका किचन संभालूंगी? मुझे किसी के घर पर कुकिंग ही करनी होती तो मैंने पढ़ाई में अपने इतने साल क्यों बर्बाद कर दिए? आरोही गुस्से में मिस्टर सिन्हा से कहती है। मिस आरोही, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। यह कंपनी के नए बॉस का डिसीजन है। मिस्टर सिन्हा अपनी बेचारगी दिखाते हुए आरोही से कहते हैं। लेकिन मिस्टर सिन्हा, आपके नए बॉस ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? अगर आपके बॉस ने मुझे वापस से मेरी पोजीशन नहीं दी तो मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगी, आज और अभी इसी वक्त। आरोही मिस सिन्हा से बोलती है। मिस आरोही, आप इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकती। मिस्टर सिन्हा आरोही से बोलते हैं। और वह मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर सिन्हा? आरोही मिस्टर सिन्हा से पूछती है। मिस आरोही, शायद आपने इस एनवलप में रखे हुए दूसरे पेपर को नहीं पढ़ा। आप उस पेपर को पढ़ लीजिए, फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। मिस्टर सिन्हा आरोही से बोलते हैं। आरोही जल्दी से अपने हाथों में पकड़े हुए पेपर्स के दूसरे पेज को खोल उसे पढ़ने लगती है। मिस्टर सिन्हा, ये तो सरासर बेईमानी है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे किसी के घर पर नौकर बनाकर भेज देंगे। आरोही अपने हाथों में पकड़े हुए पेपर्स को मिस्टर सिन्हा को दिखाती हुई उनसे कहती है। मैं कुछ नहीं कर सकता। एग्रीमेंट के हिसाब से आपको ये कंपनी कहीं भी भेज सकती है। मिस्टर सिन्हा आरोही से कहते हैं। हाँ, मैं भी ये जानती हूँ कि ये कंपनी मुझे कहीं भी भेज सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी मुझे किसी के घर पर नौकर बनाकर भेज दे। आप मुझे इस कंपनी के किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं वहाँ खुशी खुशी चली जाऊंगी, लेकिन किसी के घर जाकर नौकर का काम नहीं कर सकती। आरोही मिस्टर सिन्हा से बोलती है। मैं कुछ नहीं कर सकता मिस आरोही। या तो आप यह कंडीशन मान लीजिए, वरना 5 करोड़ रुपए देकर इस जॉब से रिजाइन कर दीजिए। मिस्टर सिंह आरोही से बोलते हैं। आपके हाथ में पकड़े हुए एग्रीमेंट में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इस कंपनी में 2 साल से पहले छोड़ना चाहोगी तो उसे 5 करोड़ इस कंपनी को देने होंगे। मिस्टर सिन्हा की बातें सुन आरोही, जो अब तक गुस्से में थी, उसके माथे पर बल पड़ जाता है। अब तक जो वह तेज आवाज में बात कर रही थी, अपने आप ही उसकी आवाज धीमी हो जाती है। ये कैसे हो सकता है मिस्टर सिन्हा? ये नए बॉस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ऐसा वह क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ इसी जगह 2 साल तक आराम से काम कर सकती हूँ, बिना एक भी शब्द बोले। लेकिन वह मुझे किसी के घर पर नौकर बनाकर कैसे भेज सकते हैं? क्या मैंने इतनी पढ़ाई किसी के घर की मेड बनने के लिए की थी? आरोही परेशान होती हुई
मिस्टर सिन्हा से कहती है। आई एम सॉरी मिस आरोही, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको ये बात माननी होगी, वरना फिर आपको अटोनमेंट के तौर पर इस कंपनी को 5 करोड़ रुपए देने ही होंगे, मिस्टर सिन्हा आरोही से कहते हैं। मिस्टर सिन्हा को भी आरोही के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर ही क्या सकते थे। आरोही, जो अब तक मिस्टर सिन्हा के सामने रखे हुए टेबल की दूसरी तरफ रखी हुई चेयर के सामने खड़ी उनसे बात कर रही थी, अपने दोनों हाथों से उस चेयर को पकड़ लेती है। उसके हाथों में पकड़ा हुआ पेपर अपने आप ही छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वह हैरत भरी नजरों से मिस्टर सिन्हा की ओर देखती है। लेकिन बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरोही हैरान होती हुई मिस्टर सिन्हा से पूछती है। उसे तो इस वक्त अपने कानों से सुने हुए शब्दों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आज आरोही के साथ ये सब क्या हो रहा था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कल तक तो अच्छी खासी उसकी जॉब चल रही थी, फिर अचानक आज ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? ये समझ पाना आरोही के लिए बहुत ही मुश्किल था। आरोही को अपनी आंखों के सामने अंधेरा होता नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करेगी क्या। 5 करोड़ कोई मामूली अमाउंट तो था ही नहीं कि वह इसे आसानी से कंपनी को देकर यहाँ से चली जाए। कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन के बाद वह बहुत खुश थी इस कंपनी में आकर। तभी इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने हैंड ओवर कर लिया और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। बहुत ही मामूली सी सैलरी पर इस कंपनी में आई थी, जो कि उसके अपने खर्चे के लिए ठीक थी। उसे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था, बस उसकी जरूरत भर का उसे मिल जाए वह उसी में संतुष्ट थी। उसे इस कंपनी से एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए उसने सिलेक्शन होते ही इस जॉब के लिए हामी भर दी। लेकिन आज उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एग्रीमेंट लिखी हुई बातों का ये कंपनी इस तरीके से फायदा उठाएगी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और सामने मिस्टर सिन्हा की ओर देखती है। मिस्टर सिन्हा, क्या मैं कंपनी के नए बॉस से मिल सकती हूँ? आरोही मिस्टर सिन्हा से बोलती है। नहीं मिस आरोही, वह आपसे नहीं मिल सकते, मिस्टर सिन्हा आरोही से बोलते हैं। प्लीज सर, मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। आरोही मिस्टर सिन्हा से बोलती है। नहीं मिल सकते वो इस वक्त, आपसे क्या किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। आज मैं बहुत बिजी हैं, मिस्टर सिन्हा आरोही से बोलते हैं। लेकिन मिस्टर सिन्हा, मैं किसी के घर जाकर मेड का काम नहीं कर सकती, आरोही मिस्टर सिन्हा से बोलती है। वह अब सब आप सोच लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। या तो आप कंपनी की बताई हुई अमाउंट को देकर इस जॉब से रिजाइन कर सकती हैं, या फिर बॉस की बात को मानकर उनके घर पर जाकर काम कीजिए, मिस्टर सिन्हा आरोही से बोलते हैं। आरोही को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ही कहे। वह चुपचाप वहीं चेयर को पकड़ी हुई मिस्टर सिन्हा के सामने खड़ी थी। मिस आरोही, आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे और भी बहुत सारे काम है निपटाने, मिस्टर सिन्हा आरोही की ओर देख उससे कहते हैं, और फिर वापस अपने सामने रखी हुई फाइल की तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर तक आरोही ऐसे ही खड़ी वहां देखती रहती है, फिर हताश और निराश होकर अपने धीरे धीरे कदमों से उस केबिन के बाहर निकलने लगती है। मिस्टर सिन्हा जाती हुई आरोही को फिर से आवाज देते हैं। मिस्टर सिन्हा की आवाज सुन जैसे आरोही की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि शायद मिस्टर सिन्हा उसके लिए कोई अच्छी बात बताएंगे। वह खुश होकर पीछे की तरफ जल्दी से मुड़ती है। यस मिस्टर सिन्हा, आरोही मिस्टर सिन्हा से बोलती है। मिस आरोही, आपको अभी और इसी वक्त ये डिसाइड करके बताना होगा कि आप क्या करने वाली हैं, क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आपको कल सुबह से ही बॉस के घर पर जाकर काम शुरू करना होगा, मिस्टर सिन्हा आरोही से कहते हैं। मिस्टर सिन्हा की बात सुन आरोही अब और भी निराश हो जाती है और वापस मुड़कर वहां से चली जाती है। उसे अपने केबिन में जाने की परमिशन तो थी नहीं, इसलिए वह सीधे उस ऑफिस से बाहर निकलती है और कैब बुक करके अपने रूम पर चली जाती है। घर तो उसके पास था ही नहीं। अपने माँ बाप को छोड़े हुए पैसों से उसने हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अब जॉब करती हुई वह एक पीजी में रहती थी। अपने रूम में पहुंचकर आरोही रूम के डोर को लॉक करती है और सीधे बेड पर गिर
फपक फपक कर रो पड़ती है। कौन था उसका जो उसे इस घड़ी सहारा देता, उसे बताता कि वह क्या कर सकती है। इस पूरी दुनिया में वह अकेली ही तो थी। उसे खुद ही अपने दुख और परेशानियों से लड़ना था। काफी देर रोते रहने के बाद वह वैसे ही सो गई। आज देर होने के चक्कर में उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। पूरे दिन ऐसे ही बेड पर पड़ी सोती रहती है। काफी रात गए उसकी नींद फोन की रिंग से खुलती है। वह अपना फोन उठा नींद में ही उसे रिसीव करती है। हेलो, कौन? आरोही अपनी नींद की खुमारी में ही बोलती है। इस वक्त वह सुबह की सारी बातों को भूल चुकी थी। मिस आरोही, आपने बताया नहीं कि आपने क्या डिसाइड किया है। दूसरी तरफ से मिस्टर सिन्हा की आवाज आती है। मिस्टर सिन्हा की आवाज सुन आरोही हड़बड़ाती हुई सी उठती है और उसे वह सारी बातें याद आ जाती हैं जो आज सुबह मिस्टर सिन्हा के केबिन में हुई थी। अपनी आंखें बंद कर अपने सिर पर हाथ फिराती है और फिर अपने हाथों को माथे पर लगाकर रोक लेती है। आरोही का कोई जवाब न मिलने पर मिस्टर सिन्हा फिर से पूछते हैं, मिस आरोही, क्या सोचा है आपने? कब से मैं आपको फोन किए जा रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि फोन रिसीव भी नहीं करती हैं। मिस्टर सिन्हा आरोही से बोलते हैं। आरोही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आरोही का कोई जवाब न मिलते हुए देख मिस्टर सिन्हा फिर से आरोही से बोलते हैं, मिस आरोही, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। अगर आप वहां जाकर काम करना चाहें तो चले जाइएगा, वरना कल सुबह ऑफिस जाकर बताए हुए अमाउंट को पे कर दीजिएगा। इतना कहे मिस्टर सिन्हा फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आरोही फोन डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद फोन की स्क्रीन की ओर देखती है। फोन कट चुका था और इस वक्त उसके फोन पर रात के 10 बज रहे थे। आरोही फोन को बेड पर रखती है और अपने चेहरे को अपने घुटनों के बीच रख फिर से रोने लगती है। कुछ देर रोते रहने के बाद वह अपने सिर को उठाती है और अपने आंसुओं को पोंछती है। रोने से अब क्या ही होने वाला था। उसे आज जो परिस्थितियां थीं उसका सामना करना था। वह खुद को समझाती है और बेड के साइड टेबल पर रखे हुए पानी की बोतल को उठा उसे मुंह से लगाती है। पानी पीने के बाद उसे महसूस होता है कि उसे इस वक्त बहुत जोरों की भूख लगी थी। आखिर उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह फिर से फोन में टाइम को देखती है। रात के 10 बजे थे। अब तक तो मैस भी बंद हो चुका होगा। अब उसे खाना मिलने की कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। वह उठती है और रूम में लगे हुए कबर्ड को खोलती है। उसने कबर्ड में बिस्किट के कुछ पैकेट रखे हुए थे। उसे निकाल वह वापस बेड पर आती है और बिस्किट के पैकेट को खोल उसमें से बिस्किट निकाल वह खाने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो बिस्कुट अपने गले से नीचे उतार रही थी। जिंदा रहने के लिए से कुछ खाना तो था ही। 2 बिस्किट खाने के बाद वह फिर से पानी की बोतल को उठा पानी पीती है और खुद को शांत करती है। कुछ देर बाद फिर वह अपने पर्स में रखे हुए उन पेपर्स को निकाल पढ़ने लगती है कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए जिससे वह किसी के घर जाकर मैट की नौकरी करने से बच जाए। लेकिन काफी देर पढ़ते रहने के बाद भी उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता है और वह कुछ सोचकर उन पेपर्स को बेड के साइड टेबल पर रखती है और फिर से सोने की कोशिश करने लगती है। नींद तो उसकी आंखों में थी नहीं, क्योंकि पूरे दिन सिर्फ उसने सोकर ही बिताए थे। तो फिर अब नींद कहाँ से ही आती। ऊपर से कल की चिंता उसे और सोने नहीं दे रही थी। पूरी रात उसने उस रूम की सीलिंग को देखते हुए ही काट दी। बहुत मुश्किल थी आज की रात उसके लिए। न जाने पहले भी कितनी रातें उसने जागकर बिताई थी, क्योंकि उसे अपनी सारी दुख और परेशानियों से खुद ही बाहर निकलना होता था। कोई ऐसा नहीं था कि जिससे वह अपने दुख और परेशानियों को बांट सके और उससे मदद ले सके। आरोही बड़े बुझे मन से तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंचती है जिसे मिस्टर सिन्हा ने उसे भेजा था। यह एक शहर के बाहर का इलाका था। आरोही जब उसके सामने रुकती है तो देखती है यह एक बहुत ही आलीशान विला था। आरोही उस विला के गेट पर पहुंचती है। वॉचमैन उसका नाम पूछता है। आरोही जैसे ही अपना नाम बताती है, वॉचमैन तुरंत उसके लिए गेट खोलता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। आरोही अंदर पहुंचती है और घर के मेन डोर की बेल बजाती है। बेल बजाते ही अंदर एक आदमी दरवाजा खोलता है। आप आरोही है ना? वह आदमी आरोही से पूछता है। जी, मैं आरोही ही हूँ। आरोही उस आदमी से बोलती है। आप अंदर आ जाइए मैम।
वह आदमी आरोही से बोलता है। उस आदमी की बात सुनकर आरोही अंदर की तरफ आ जाती है। इस वक्त वह उस विला के लिविंग एरिया में थी, जो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन उसे इस खूबसूरती से क्या मतलब था? उसके दिल में तो इस वक्त दर्द ही भरा हुआ था। दर्द वह भी इस बात का कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह अपनी जरा सी बेवकूफ़ी की वजह से आज किसी के घर में नौकर बनकर आई थी। मैं राघव हूँ, यहाँ का केयर टेकर। वह आदमी आरोही से बोलता है। आइए, मैं आपको सारा काम समझा देता हूँ। राघव आरोही से बोलता है। आरोही उसके पीछे पीछे जाती है। राघव उसे अपने बॉस का सारा शेड्यूल बताता है और कब कौन सा काम करना है ये भी बताता है। बॉस की पसंद नापसंद बताकर वह वहां से चला जाता है। अब उसके बाद की सारी जंग आरोही को खुद ही अकेले लड़नी थी। आरोही अब किचन में खड़ी अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने में जुट जाती है। इस वक्त उसकी आंखों से बेतासा आंसू बह रहे थे, लेकिन मजबूरी में उसे यह सब करना ही था। कुछ देर में ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद आरोही उसे डाइनिंग टेबल पर लगाती है और अपने बॉस के आने का वेट करने लगती है, क्योंकि ठीक 8 बजे उसके बॉस डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऐसा राघव ने उसे बताया था। उन्हें जरा भी देर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राघव ने यह भी उसे बताया था। वहीं डाइनिंग टेबल के पास लगी हुई चेयर पर बैठ अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों पर टिकाए हुए ख्यालों में गुम थी। तभी उसे जूतों की कटकट की आवाज आती है। आरोही अपने ख्यालों से बाहर आती है और उस ओर देखने लगती है जिधर से आवाज आ रही थी। अपनी नजरें उठाकर आरोही उस ओर देखती है। वह देखती है ब्लैक बिजनेस सूट पहने एक आदमी सीढ़ियों से उतर रहा है। जब उसके चेहरे पर गौर करती है तो वह हैरान ही हो जाती है। वह आदमी चलता हुआ डाइनिंग टेबल के पास आता है और डाइनिंग टेबल की एक चेयर खींचकर बैठता है। आरोही, जो उस इंसान को देख अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या मुझे ब्रेकफास्ट भी सर्व करोगी? अपनी कड़क आवाज में वह इंसान आरोही से बोलता है। आरोही उसकी आवाज सुन जैसे होश में आती है। हाँ, आरोही के मुंह से बस इतना ही निकलता है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ब्रेकफास्ट सर्व करो। वह आदमी फिर से आरोही से बोलता है। उसकी आवाज ऐसी थी कि आरोही डर से कांप जाती है और फौरन उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। यह कोई और नहीं बल्कि अथर भी था, जिसे आरोही इस वक्त यहाँ देखकर काफी हैरान थी। अथर्व बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था और आरोही वहीं खड़ी उसे देखे जा रही थी। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या मेरी कॉफी भी लेकर आओगी? अथर्व ब्रेकफास्ट करते हुए ही खुद को देख रही आरोही से कहता है। आरोही अथर्व की आवाज़ सुन फौरन किचन में जाती है और उसके लिए कॉफी लेकर उसके करीब टेबल पर रखती है और फिर वहां से जाने लगती है। किसने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए? क्या तुम्हें ये बताया नहीं गया कि बिना मेरी परमिशन के तुम कुछ भी नहीं कर सकती? अथर्व आरोही से कहता है। आरोही, जो अभी 2 कदम ही मुड़कर चली थी, अपनी जगह रुक जाती है और मुड़कर अथर्व की ओर देखने लगती है। आरोही को अब तक अथर्व के रूढ़ रवैया का अंदाजा हो गया था। वह भी अब उससे पहले वाले अथर्व जैसे बर्ताव की उम्मीद नहीं कर रही थी। जी, बताया गया है। बस मैं आपके लिए आपकी मेडिसिन लेने जा रही थी। मुझे बताया गया है कि ब्रेकफास्ट के बाद अब आप अपनी मेडिसिन लेते हैं। अथर्व की तरफ देखकर आरोही जवाब देती है। अथर्व आरोही के ऐसे जवाब से उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। उसे आरोही से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आरोही का टोन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे अथर्व बोल रहा था। तो क्या अब आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी मेडिसिन लेने जा सकती हूँ? आरोही अथर्व से पूछती है। वह कुछ देर अथर्व का जवाब का इंतजार करती है, क्योंकि अथर्व ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया था। आपने बताया नहीं, क्या मैं जा सकती हूँ आपकी मेडिसिन लेने? आरोही फिर से अथर्व से पूछती है। अथर्व, जो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, अपनी नजरें वापस डाइनिंग टेबल पर रखे हुए अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट पर करता है। हाँ, जा सकती हो, अथर्व आरोही से बोलता है। अथर्व के बोलने के बाद आरोही पूरे ही एटीट्यूड में वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में अथर्व की मेडिसिन ला उसके सामने रखती हुई डाइनिंग टेबल से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद अथर्व ब्रेकफास्ट खत्म कर अपनी मेडिसिन लेता है और उठकर वहां से जाने लगता है। अथर्व को वहां से जाते देख आरोही चलती हुई उसके पास आती है।
क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आरोही अथर्व से पूछती है। अथर्व, जो घर के मेन डोर की तरफ जा रहा था, रुक जाता है और उसी ओर देखते हुए ही आरोही से बोलता है, तुम्हें मुझसे सवाल करने की परमिशन नहीं है। अथर्व आरोही से बोलता है, लेकिन क्यों नहीं है मुझे सवाल करने की इजाजत? क्या मैं जान सकती हूँ? आरोही फिर से अथर्व से पूछती है। अथर्व अब बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। आरोही हैरान परेशान सी जाते हुए अथर्व को देखती है और पूरी तरह से अथर्व के अपनी आंखों से ओझल हो जाने के बाद वह वापस डाइनिंग टेबल के पास पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। आज उसे यहाँ अथर्व को देखकर बहुत ही हैरानी हुई थी। क्या सच में अथर्व ही उसका बॉस था? उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जब अथर्व से मिली थी तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अथर्व के बदले हुए रवैये को देख उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही घर के कामों में उसे पूरा दिन बीत जाता है और रात का डिनर अथर्व के लिए बना वह वापस जाने की सोचती है। वह जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसे राघव दिख जाता है, जो उसी की तरफ आ रहा था। मैम, आप कल सुबह थोड़ी और जल्दी आ जाइएगा। बॉस को सुबह सुबह कॉफ़ी चाहिए होती है, तो प्लीज़ आप ध्यान से कल जल्दी आ जाइएगा। आज की तरह देर मत कीजिएगा, वरना सर नाराज होंगे। राघव आरोही के नज़दीक पहुंच उससे कहता है। आरोही राघव की बातें सुन हैरान होती है। इतनी सुबह तो वह आ गई थी, अब और कितनी सुबह आ जाए? यह सोचती हुई वह राघव की ओर देखने लगती है। क्या हुआ मैम? आप क्या सोच रही हैं? राघव उसे सोचता हुआ देख उससे पूछता है। मैं लगभग 7 बजे आ गई थी, अब और कितने बजे आऊं? मेरी भी कोई लाइफ है। आरोही राघव से बोलती है। मैम, वह सब मैं नहीं जानता, लेकिन आपको सुबह 5:30 बजे तक आना होगा, वरना बॉस बहुत नाराज होंगे। राघव थोड़ा हिचकिचाते हुए आरोही से बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ 5:30 बजे आरोही को बुलाना थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि इतनी सुबह तो उसे ना तो ऑटो और ना ही टैक्सी मिलती। राघव की बात सुन आरोही और भी हैरान होती है। क्या कहा तुमने? 5:30 बजे? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? 5:30 बजे मैं कैसे आ सकती हूँ? आरोही राघव से बोलती है। मैम, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉस सुबह जल्दी उठकर जिम जाते हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा इस बात का, वरना आपको बॉस के गुस्से का पता नहीं है वह क्या ही करेंगे अगर उनकी कॉफी में देर हुई तो। राघव आरोही से बोलता है। तुम यहाँ के केयर टेकर हो, तुम भी उन्हें सुबह कॉफी दे सकते हो अपने बॉस को। आरोही राघव से बोलती है। हाँ मैम, मैं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि उन्हें सुबह आपके हाथ की ही कॉफी चाहिए। राघव आरोही से बोलता है। क्या तुम्हारे बॉस का दिमाग खराब है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? आरोही नाराज होती हुई राघव से कहती है। मैं इस बारे में आपसे कुछ और बात नहीं कर सकता, प्लीज आप सुबह 5:30 बजे तक आ जाइएगा। राघव आरोही से बोलता है और वहां से चला जाता है। आरोही राघव की बात सुन अपनी आंखें चौड़ी किए हुए राघव को जाते हुए देखती है। क्या इसके बॉस के साथ साथ यहाँ काम करने वाले सभी पागल ही हैं? आरोही अपने मन में बड़बड़ाती है और कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। अगले दिन आरोही सुबह जल्दी उठी और रेडी होकर अथर्व के विला के लिए निकल पड़ी। बड़ी मुश्किल से आज उसे काफी दूर तक पैदल जाने के बाद एक ऑटो मिला। वह विला पहुंचती है और जल्दी जल्दी कॉफी रेडी करके अथर्व के रूम में लेकर जाती है। लेकिन अफसोस, अथर्व इस वक्त अपने रूम में नहीं था। आरोही कॉफी का मग वहीं रख रूम के बाहर आ जाती है और किचन में पहुंच ब्रेकफास्ट रेडी करने में जुट जाती है। कुछ देर बाद राघव आरोही के पास आता है। मैम, आपने बॉस को टाइम पर कॉफी तो दे दी थी ना? राघव आरोही से पूछता है। मैं कॉफी लेकर गई तो थी उनके रूम में, लेकिन वे वहां थे नहीं, इसलिए मैं कॉफी का मग वहीं रख कर वापस आ गई। आरोही राघव से बोलती है। यह सुनकर राघव थोड़ा घबरा जाता है। मैम, आप किस टाइम पर कॉफी लेकर बॉस के रूम में गई थी? राघव आरोही से पूछता है। आरोही अपने काम में बिजी थी और काम करते हुए ही बोली। यही कोई 6 या 6:20 पर, मुझे ठीक से टाइम याद नहीं है। आरोही अपना पूरा ध्यान काम पर लगाए हुए ही राघव से बोलती है। क्या मैम, आपने बॉस की कॉफी ले जाने में इतनी देर क्यों कर दी?
मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि बॉस को 5:30 बजे तक कॉफी चाहिए होती है। फिर आपने इतनी देर क्यों की? राघव घबराता हुआ आरोही से पूछता है। अरे इतनी सुबह सुबह कैसे आ जाती मैं? ना कोई ऑटो ना कोई टैक्सी। बड़ी मुश्किल से कितनी दूर तक पैदल चलती हुई आई हूँ। फिर टैक्सी मिली है। पैदल चलने की वजह से मेरे पैरों की हालत बुरी हो गई है। आरोही राघव से बोलती है। मैम, बॉस ये सब कुछ भी नहीं सुनने वाले। आज तो न जाने कौन सी आफत आने वाली है। राघव घबराते हुए आरोही से बोलता है। अरे ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? थोड़ी सी देर ही तो हुई है। आरोही काम करते हुए राघव से बोलती है। मैम, आप समझ नहीं रही हैं। बॉस को हर चीज टाइम पर ही चाहिए होती है। अब देखिए कौन सा तूफान आएगा। राघव डरते हुए आरोही से बोलता है और वहां से चला जाता है। आरोही एक नज़र उठाकर जाते हुए राघव को देखती है। फिर से चॉपिंग बोर्ड पर रखी हुई सब्जियों को काटने में बिजी हो जाती है। 8 बजे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। अथर्व डाइनिंग टेबल पर आता है। आरोही कटलरी उठाकर डाइनिंग टेबल पर ठीक से लगा रही थी। अथर्व आरोही के पास आता है। क्या तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती? अथर्व एक एक शब्द चबाता हुआ आरोही से बोलता है। अथर्व की आवाज सुन आरोही सिर उठाकर अथर्व की ओर देखने लगती है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अथर्व कहना क्या चाह रहा है। मैंने कहा, क्या सच में तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ में नहीं आती? अथर्व दोबारा गुस्से में आरोही से पूछता है। जी, मैं समझी नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आरोही नासमझी से अथर्व से पूछती है। रियली, तुम्हें सच में नहीं समझ आया? अथर्व सरकास्टिक टोन में आरोही से बोलता है। आरोही अभी भी सवालिया नजरों से अथर्व की ओर देख रही थी कि आखिर अथर्व क्या कहना चाह रहा है। आप साफ साफ बताएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आरोही अथर्व से पूछती है। कल तुम्हें राघव ने बताया नहीं था कि क्या सुबह 5:30 बजे मुझे कॉफी चाहिए होती है? अथर्व गुस्से में आरोही से पूछता है। जी बताया था। आरोही सीधे शब्दों में जवाब देती है। जब बताया था तो फिर मेरे रूम में काफी टाइम से क्यों नहीं पहुंची? अथर्व अपनी तेज आवाज में आरोही से पूछता है। वह मुझे आने में देर हो गई थी इसलिए। आरोही अथर्व को जवाब देती है। आरोही को इस तरह से सपाट और सीधे लहजे में जवाब देते हुए देख अथर्व का गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन जब तुम्हें पहले से पता था तो टाइम से घर से निकलना चाहिए था और तुम्हें टाइम पर ही यहाँ पहुंचना चाहिए था। फिर देर कैसे हो गई? अतर्क आरोही से पूछता है। वह क्या है ना कि मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। बड़ी मुश्किल से काफी दूर चलने के बाद मुझे ऑटो मिली। फिर किसी तरह से यहाँ आई हूँ। आरोही अथर्व को जवाब देती है। तो ऐसा रोज होगा? अथर्व आरोही से पूछता है। हाँ, वह भी हो सकता है। इतनी सुबह सुबह कौन सी ऑटो या टैक्सी रोड पर मिलती है? आरोही अपने हाथ को घुमाते हुए अथर्व से बोलती है। ठीक है, फिर तुम आज से यहीं रहोगी। तुम्हें अपने पीजी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अथर्व सपाट लहजे में आरोही से बोलता है और चेयर खींच उस पर बैठ ब्रेकफास्ट करने लगता है। आरोही हैरानी से बस अथर्व को देखे जा रही थी कि आखिर अथर्व यह क्या बोल रहा है। क्या इस वक्त जो वह बोल रहा है उसे समझ भी रहा है या फिर बस गुस्से में उसने ऐसे बोल दिया? वह आखिर कैसे इस घर में अथर्व के साथ रह सकती थी? आरो इस वक्त हैरानी से अथर्व को देखे जा रही थी और वहीं अथर्व था कि अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। दूर खड़ा राघव भी अथर्व के इस बर्ताव पर हैरान था, क्योंकि कॉफी के लिए इतनी देर हो जाने के बाद भी अथर्व आराम से नाश्ता कर रहा था। ना ही उसने किसी को जॉब से निकाला, ना ही चिल्लाया और ना ही डांट लगाई। कुछ देर बाद अथर्व ब्रेकफास्ट खत्म कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आरोही अभी वहीं खड़ी सिर्फ अथर्व की बातें सोच रही थी। अथर्व के वहां से जाने के बाद वह एक नजर जाते हुए अथर्व को देखती है। फिर अपने मन में सोचती है, बस ऐसे ही बोल दिया होगा। ऐसा हो नहीं सकता। मैं इनके घर में कैसे रह सकती हूँ? ये बात सुनकर एक पल के लिए आरोही डर गई थी, क्योंकि जिस तरह से अथर्व ने उनसे यहाँ पर काम करने के लिए मजबूर किया था, शायद रुकने के लिए भी मजबूर करता। लेकिन शांति से अथर्व के यहाँ से चले जाने के बाद आरोही अब राहत की सांस ले रही थी और उस बात को ऐसे ही जाने देती है। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद
रात को आरोही वापस अपने पीजी के लिए निकलने वाली होती है, तभी घर के मेन डोर पर एक गार्ड उसे रोक देता है। अरे क्या हुआ, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? अपने हाथ को बड़ा रोके हुए उस गार्ड को आरोही हैरानी भरी नजरों से देखते हुए उससे पूछती है। मैम, आप नहीं जा सकती, गार्ड आरोही से बोलता है। अरे क्यों नहीं जा सकती, हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो यहाँ से, आरोही हैरानी और गुस्से से उस गार्ड को बोलती है। लेकिन गार्ड वैसे ही अपने हाथ को बढ़ाए हुए आरोही का रास्ता रोके रहता है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? हटाओ अपना ये हाथ और यहाँ से मुझे जाने दो, देर हो रही है मुझे, अधिक रात हो गई है। अगर ऑटो नहीं मिली तो फिर मुझे पैदल ही यहाँ से जाना पड़ेगा, और तुम्हें पता नहीं है कि मेरा घर यहाँ से कितनी दूरी पर है, आरोही उस बॉडीगार्ड को समझाते हुए बोलती है। सॉरी मैम, मुझे आपको यहाँ से जाने देने की परमिशन नहीं है, वह गार्ड अपनी बेबसी दिखाते हुए आरोही से बोलता है। लेकिन क्यों? आरोही हैरान होती उस गार्ड से पूछती है। मैम, हमें ऑर्डर मिला है कि आपको इसी घर में रोक कर रखें और अब आप यहीं रहेंगी, वह गार्ड आरोही से बोलता है। उस गार्ड की बात सुन आरोही बहुत हैरान होती है। अरे मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, ना ही मेरा यहाँ पर सामान है और ना इस घर में कोई भी फीमेल रहती है, फिर मैं अकेली इस घर में कैसे रह सकती हूँ? आरोही उस गार्ड को समझाती हुई बोलती है। उसे लगता है शायद उसकी बात सुनकर गार्ड उसे जाने दे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि यहाँ सारी बातें सिर्फ अथर्व की सुनी जाती हैं। सिर्फ वही बोल सकता था और बाकी सब सुनते थे। गार्ड अभी अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा था। ये देखकर आरोही को काफी गुस्सा आता है। काफी कोशिशों के बाद भी आरोही वहां से जाने में सफल नहीं हो सकी थी। हार मानकर उसे वापस घर के अंदर आना पड़ा था। कुछ देर तक वो वैसे ही लिविंग रूम में रखे हुए सोफे पर बैठी रहती है, फिर कुछ सोचकर वापस गार्ड के पास आती है। सुनो देखो, मैं कल सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी, तुम्हारे बॉस को उनकी कॉफी टाइम पर मिल जाएगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज अब मुझे जाने दो, आरोही उस गार्ड से रिक्वेस्ट करती हुई बोलती है। लेकिन मैम, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं, मैं इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता, जब तक बॉस परमिशन नहीं देते मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, वह गार्ड फिर से आरोही को समझाने की कोशिश करता हुआ उससे कहता है। हाँ तो अपने बात से बात करो, बताओ उन्हें कि मैं कल से टाइम पर आ जाऊंगी, उन्हें मुझे इस तरह से यहाँ रोकने की जरूरत नहीं है, आरोही अपने हाथ को उठा गार्ड की तरफ नचाते हुए उससे कहती है। देखिए मैम, मैं बॉस से बात नहीं कर सकता, इस वक्त आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप खुद बॉस से बात कर लें या फिर उनके आने का वेट करें, कुछ ही देर में वह आते ही होंगे, फिर आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा, वह गार्ड आरोही से बोलता है। आरोही भी अब ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसका जाना यहाँ से आसान नहीं होने वाला था। अब उसके लिए यही बेहतर था कि वह अंदर जाकर बैठ अथर्व के आने का इंतजार करे। इसलिए वह लिविंग रूम में आती है और वहां रखे हुए सोफे पर बैठ अपना फोन चलाती हुई अथर्व के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ घंटे बाद अथर्व आता है। जैसे ही किसी के आने की आहट होती है, आरोही अपनी नजरें उठा दरवाजे की ओर देखने लगती है। अथर्व को आता हुआ देख वह फौरन सोफे से उठती है और जल्दी जल्दी चलती हुई अथर्व के पास आती है। अथर्व पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम की ओर जा रहा था। देखिए, मुझे आपसे बात करनी है, आरोही अथर्व के साथ चलती हुई उससे बोलती है। अथर्व के नॉर्मल चलने पर भी आरोही को उसके साथ जल्दी जल्दी चलते हुए उसके कदम से कदम मिलाना पड़ रहा था। अथर्व अभी भी आरोही को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है, आरोही फिर से अथर्व से बोलती है। अथर्व अब रुककर आरोही की ओर देखता है। देखिए, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी, इनफैक्ट मैं 4 बजे ही आ जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आरोही रिक्वेस्ट करती हुई अथर्व से बोलती है। ठीक है, तुम जा सकती हो, अथर्व आरोही से बोलता है, जिसे सुनकर आरोही बिना कुछ बोले खुश होती हुई वहां से जाने लगती है। जाने से पहले जो अमाउंट तुम्हें पे करना है उसे पे करती हुई जाना, अथर्व जाती हुई आरोही को देख बोलता है और वापस मुड़ अपने कमरे की ओर जाने लगता है। अथर्व की बात सुन आरोही जहाँ थी वहीं उसके कदम रुक जाते हैं
और वह हैरानी से पीछे की ओर मुड़कर अथर्व को देखती है। अथर्व जो अपने रूम की ओर जा रहा था। आरोही फिर उसके पास लगभग दौड़ती हुई आती है। देखिए, मैंने हमेशा के लिए यहाँ से जाने की बात नहीं की है। बस मैं रात के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। आरोही अथर्व को समझाती हुई उससे कहती है। अथर्व अभी भी अपने रूम की ओर बढ़ रहा था। वह आरोही की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। देखिए प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ कोई भी फीमेल नहीं है। फिर मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? मैं एक लड़की हूँ। फिर यहाँ आपके साथ कैसे रुक सकती हूँ? आरोही अथर्व से बोलती है। अथर्व आरोही की यह बात सुन अपने बढ़ते हुए कदम को रोक फिर से आरोही की ओर देखने लगता है। ओह, तो तुम्हें लोगों की बड़ी फिक्र है। और ये फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? अथर्व आरोही से बोलता है। इस वक्त उसके शब्दों में ताने अधिक महसूस हो रहे थे। आरोही हैरानी से उसकी बातों को सुनती है। आखिर अथर्व ऐसा क्यों बोल रहा था? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। देखिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आरोही अथर्व से बोलती है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। या तो तुम यहाँ रुको, वरना अमाउंट पे करके यहाँ से जा सकती हो। अथर्व आरोही से बोलता है। मैं कहाँ से इतना बड़ा अमाउंट कंपनी को दे पाऊंगी? ये आप भी जानते हैं। फिर ये बात बार बार क्यों कर रहे हैं? आरोही अथर्व से बोलती है। तो ठीक है, जाकर मेरे लिए डिनर लगाओ। अथर्व आरोही को ऑर्डर देता हुआ कहता है। देखिए, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। आज तो जाने दीजिए, मैं अपने कपड़े लेकर वापस आ जाऊंगी। अथर्व को ना मानता हुआ देख आरोही फिर से अथर्व से रिक्वेस्ट करती हुई कहती है। उसे लगता है शायद अथर्व इस बात को सुन उसे जाने देगा। ऊपर मेरे रूम के बगल वाले रूम में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट किया जा चुका है। तुम जाकर आराम से वहां अपने कपड़े देख सकती हो। अथर्व आरोही से बोलता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे जिससे यह समझा जा सके कि वह इस वक्त खुश है या दुखी। अथर्व की बात सुन आरोही बहुत हैरान होती है। वह तो पूरे दिन यहीं थी। फिर कब उसके कपड़े यहाँ लाए गए और कैसे? आरोही वहीं अथर्व के सामने खड़ी अपने ख्यालों में गुम यही सोच रही थी। हो गया तुम्हारा? तो अब जाकर मेरे लिए डिनर लगाओ। मैं अभी आता हूँ चेंज करके। अथर्व आरोही से बोलता है और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने रूम में चला जाता है। आरोही वहीं खड़ी हैरान परेशान अथर्व की ओर देखती ही रहती है। कुछ देर बाद अथर्व चेंज कर डाइनिंग टेबल के पास आता है। आरोही वहीं खड़ी अथर्व के आने का इंतजार कर रही थी। अथर्व आकर जैसे ही चेयर पर बैठता है, आरोही फौरन उसके सामने रखी हुई प्लेट को सीधी कर उसमें डिनर सर्व करती है। अथर्व इस वक्त आरोही के चेहरे की ओर ही देख रहा था, जो इस वक्त बिल्कुल ही उदास और मायूस था। अथर्व की प्लेट में डिनर सर्व करने के बाद आरोही कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। अथर्व अपनी प्लेट की तरफ देखता है और फिर आरोही की तरफ। आकर बैठो यहाँ। अथर्व अपनी रूड आवाज में आरोही से बोलता है। जी मैं यही ठीक हूँ। आपको कोई काम हो तो बताइए। आरोही अथर्व से बोलती है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ तुम वहाँ ठीक हो या नहीं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ आकर बैठो और मेरे साथ डिनर करो। अथर्व फिर से आरोही से बोलता है। आरोही जानती थी अथर्व से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कितनी भी बहस कर ले, कितना भी मना कर ले, लेकिन उसे करना वही होगा जो अथर्व चाहता है। इसलिए वह बिना वक्त गंवाए हुए ही अथर्व से कुछ दूरी पर ही रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपने सामने रखी हुई प्लेट सीधी कर उसमें अपने लिए डिनर सर्व करती है। भूख तो उसे बहुत जोर की लगी थी, इसलिए बिना वक्त गंवाए वह डिनर करने लगती है। आज पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। अथर्व गौर से उसे देख रहा था और बड़े ही आराम से अपना डिनर खत्म कर रहा था। देखते ही देखते अचानक ही अथर्व आरोही के सामने रखी हुई प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक देता है। आरोही का हाथ जो अपने मुंह के पास था और अपने मुंह के अंदर खाने का वाइट ले रही थी, मुंह खोले हुए हैरानी से अथर्व को देखने लगती है। आखिर ये अचानक से क्या हुआ? अथर्व ने ऐसा क्यों किया? आरोही समझने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आता।
आखिर अथर्व ने ही तो उसे बैठकर अपने साथ डिनर करने के लिए बोला था। फिर उसने प्लेट को क्यों जमीन पर फेंक दी? मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी औकात भी है मेरे सामने बैठकर खाने की? अथर्व अपने चेहरे पर तीखी स्माइल लिए हुए आरोही से बोलता है। आरोही अभी भी हैरानी और सवालिया भरी नजरों से अथर्व को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अथर्व आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। बैठी क्या हो, उठो और नीचे गिरे हुए इस खाने को साफ करो। अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही की आंखों में इस वक्त आंसू भर चुके थे, जो बस छलक कर बाहर जाने वाले थे। बस इन्हें बाहर मत निकालना, मुझे ये आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नफरत है मुझे इनसे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी आंखों में आए हुए इन आंसुओं को वहीं पर खत्म कर दो, वरना मैं क्या करूंगा यह तुम सोच भी नहीं सकती। अतः आरोही को धमकाते हुए बोलता है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो खुद आपके साथ बैठकर डिनर नहीं करना चाहती थी। पहले तो मुझे खुद के साथ बैठकर डिनर करने के लिए मजबूर किया, और फिर इस तरह से अन्न का अपमान क्यों किया आपने? ये अच्छा नहीं है। आरोही अथर्व की ओर डबडबाई हुई आंखों से देखती हुई उससे बोलती है। आरोही की बात सुन अथर्व का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी जगह से उठता है और अपने सामने रखे हुए खाने की प्लेट को भी जमीन पर उठाकर फेंक देता है। वह प्लेट टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसमें रखा हुआ सारा खाना जमीन पर बिखर जाता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? अपनी औकात भूल चुकी हो शायद तुम। अतर्व आरोही से बोलता है। नहीं, मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ। मुझे मेरी औकात अच्छी तरह से याद थी, इसलिए मैं आपके साथ डिनर नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे आपका यह बर्ताव जरा भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? पहले तो मुझे मजबूर करके यहाँ बुलाया, फिर फिर से मजबूर किया और यहाँ रुकने को कहा। फिर यह, आप आखिर चाहते क्या हैं? कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं आप मुझसे? आरोही लगभग चिल्लाती हुई अथर्व से बोलती है। अथर्व अब गुस्से में आगे बढ़ता है और आरोही के बालों को पीछे से पकड़ खींचते हुए उसकी आंखों में देखता है। कहा था ना मुझसे सवाल करने की तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए जो कहा जाए, जितना कहा है बस उतना ही करो, और दोबारा मेरे सामने मुंह खोलने की हिमाकत मत करना, समझी तुम? इतना कहकर अथर्व आरोही को एक झटके में छोड़ देता है, जिससे आरोही लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरने को होती है, लेकिन चेयर को पकड़ वह खुद को संभाल लेती है। अथर्व बिना आरोही की तरफ देखे हुए ही वहां से चला जाता है। आरोही वही चेयर पर अपना सिर टिका फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो भगवान? क्या किया है मैंने? क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ? आरोही बिलखती हुई भगवान से सवाल करती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, चाहता क्या है, वह क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रहा है। आरोही के लिए यह सब एक अनबूझ पहेली बनता जा रहा था। आरोही चाह कर भी इन सब से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे यह चक्रव्यूह समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ देर तक रोती रहने के बाद आरोही अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को साफ करती है और फिर नीचे गिरा हुआ खाना और प्लेट के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डालती है। पूरी तरह से सफाई करने के बाद आरोही अपने रूम की तरफ जाती है, जो अथर्व के रूम के बगल में ही था। आरोही जैसे ही अथर्व के रूम के सामने पहुंचती है, वह गुस्से से अथर्व के कमरे की ओर देखती है। उसकी आंखें इस वक्त भी आंसुओं से भरी हुई थी। अथर्व के रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आरोही की नजर ना चाहते हुए भी उस थोड़े से खुले हुए दरवाजे से अंदर चली जाती है। पूरा रूम धुएं से भरा हुआ था। क्या ये इंसान इतना स्मोक करता है? आरोही फिर से अपने दुपट्टे का कोना पकड़े हुए अपने आंसुओं को पोंछती हुई अपने मन में सोचती है। मुझे क्या, बाहर में जाए, आरोही खुद से बोलती है, और फिर वापस अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। अपने रूम में पहुंचकर आरोही अपने रूम को देखती है। रूम तो बहुत ही आलीशान और बड़ा था। रूम में एक बड़ा किंग साइज का बेड रखा हुआ था, जिस पर मखमली लाइट पिंक कलर की बेडशीट बिछी हुई थी। रूम का पूरा इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन आरोही इन सबको देखकर चेहरे पर तीखी और दर्द भरी स्माइल लाती है। शायद यह भी मुझे बेइज्जत करने का और मुझे तकलीफ पहुंचाने का कोई तरीका होगा। आरोही बेड के करीब पहुंचती है
लेकिन बेड पर ना सोकर वह बेड के किनारे पर बिछी हुई कालीन पर लेट जाती है। कुछ देर तक वह रोती रहती है। फिर रोते हुए ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। इधर अथर्व अपने रूम में रखी हुई रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ स्मोक कर रहा था। उसके सामने रखी हुई टेबल पर गोल्डन एस्ट्रे राख और सिगरेट के टुकड़ों से भर चुकी थी। इतनी देर में न जाने कितने सिगरेट वह पी चुका था। उसके रूम में पूरी तरह से धुआं भरा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त लाल थीं। तभी उसके दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। अतर्व अपना चेहरा घुमा दरवाजे की ओर देखता है। दरवाजे पर राघव खड़ा था। बॉस, क्या मैं अंदर आ जाऊं? राघव अतर्व से पूछता है। आ जाओ। अतर्व बड़े ही कोल्ड टोन में राघव से बोलता है। राघव अंदर आता है और बालकनी का दरवाजा खोलता है, जिससे रूम में भरा हुआ धुआं बाहर निकल सके। क्या सारा काम हो चुका है? अतर्व राघव से पूछता है। यस बॉस, बस सारा काम करके अपने रूम में जा चुकी है। राघव अथर्व से बोलता है। अथर्व एक झटके में ही अपनी जगह से उठता है और राघव की कॉलर पकड़ लेता है। क्या कहा तुमने? जा चुकी है? उसके लिए वर्ड यूज करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उसे सिर्फ मैं जो चाहे वह कह सकता हूँ। तुम हमेशा उससे रिस्पेक्ट से बात करोगे। अथर्व राघव का कॉलर पकड़ते हुए उसे बोलता है। सॉरी बॉस, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। घबराता हुआ राघव अथर्व से बोलता है। राघव वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद अथर्व वापस रॉकिंग चेयर पर बैठता है और एक दूसरी सिगरेट को सुलगा स्मोक करता हुआ रॉकिंग चेयर पर झूलने लगता है। अभी कुछ ही देर बीते थे, तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। अथर्व अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट को अपने दूसरे हाथ में लेता है और अपने सीधे हाथ को बढ़ा चेयर के बगल में रखी हुई छोटी सी टेबल से अपना फोन उठा बिना देखे उसे रिसीव करता है। हेलो, क्या बात है? इतनी रात गए तुमने मुझे फोन क्यों किया? अतः फोन को रिसीव कर उससे बोलता है, जैसे उसे पता हो कि यह फोन किसका है। दूसरी तरफ से बात सुन अतः फौरन रिवॉल्विंग चेयर से खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में भी पकड़ी हुई सिगरेट को जमीन पर फेंक कर अपने पैरों में पहनी हुई चप्पल से मसलता हुआ फौरन रूम से बाहर निकल जाता है। वह कुछ ही देर में अपनी कार को ड्राइव करता हुआ एक बड़े से विला के सामने अपनी कार को रोकता है और लगभग दौड़ता हुआ उस विला के अंदर दाखिल होता है। विला का दरवाजा खुला हुआ था। अथर्व लगभग भागता हुआ उस विला के अंदर घुसता है। वह देखता है सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी और एक औरत वहीं सोफे पर बैठी हुई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। और उसके बगल में ही अथर्व का भाई आरुष खड़ा था। उसके बगल में घर के दो नौकर भी खड़े थे, जिनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अथर्व फौरन दौड़ता हुआ उस औरत के करीब जाता है। माँ, क्या हुआ? माँ, क्या बात हो गई? अथर्व घबराई हुई आवाज में उस औरत से पूछता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि अथर्व की माँ मिसेस जीविका सिंघानिया थी। देखो ना, ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है। वह बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अथर्व से बोलती है। अच्छा, तो क्या आपको बाहर जाना है? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अथर्व मिसेस जीविका सिंघानिया से बोलता है और उस औरत का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। मिसेस जीविका सिंघानिया, जो कि अभी कुछ देर पहले बहुत परेशान दिख रही थी, अथर्व के ऐसे बोलने पर उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। जीविका अपने हाथों को बड़ा अथर्व के हाथ पकड़ लेती है। तुम चलोगे मुझे लेकर? क्या तुम सच बोल रहे हो? बड़े ही मासूमियत से जीविका जी अथर्व से पूछती हैं। हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको लेकर चलूंगा। चलिए आप मेरे साथ। अथर्व जीविका जी से बोलता है। तुम कितने अच्छे हो ना। देखो, ये लोग मुझे कब से परेशान कर रहे हैं। मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, लेकिन ये लोग मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे हैं। जीविका जी आरूस और घर के बाकी के नौकरों की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं। उन्हें छोड़िए माँ, आइए आप, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अथर्व जीविका जी के हाथ पर पकड़ बनाते हुए उनसे कहता है और बाहर की ओर जाने लगता है। लेकिन भाई, माँ को इस तरह से बाहर ले जाना ठीक नहीं है। आरुष अथर्व को रोकते हुए बोलता है। आरुष की बात सुन अथर्व अपना हाथ बढ़ा आरुष को चुप होने का इशारा करता है और खुद जीविका जी का हाथ पकड़े हुए बाहर की ओर निकल जाता है।
माँ, आपको कहाँ जाना है? क्या यहीं गार्डन में ही टहलेंगी या फिर कहीं और बाहर जाना है? अथर्व जीविका जी से पूछता है। मुझे ना मुझे आइसक्रीम खाना है, वह भी बाहर जाकर, जो रोड के किनारे लगी होती है ना, वह वाली। जीविका अपना हाथ उठा बाहर की ओर इशारा करते हुए अथर्व से बोलती हैं। ठीक है ना, फिर आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अथर्व जीविका जी से बोलता है और अपनी कार के पास पहुंच आगे की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल जीविका जी को बैठाता है और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब तक आरुष भी बाहर आ चुका था। अथर्व कार की विंडो से बाहर देखता है। आरुष वहीं खड़ा था। तू वहां क्यों खड़ा है? चल आजा, तू भी बैठ, हम सब चलते हैं आइसक्रीम खाने। अथर्व आरुष से बोलता है। ओके भाई, आता हूँ। आरुष अथर्व से बोलता है और कार की बैक सीट का दरवाजा खोल अंदर बैठ जाता है। तीनों कार में बैठ बिला से बाहर निकल जाते हैं। अथर्व कार ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ता है और एक जगह पहुंच रोड के किनारे कार रोक देता है, जहाँ बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर रोड के किनारे के फुटपाथ पर अपने खाने के स्टॉल लगाए हुए खड़े थे। अथर्व कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ का दरवाजा खोल जीविका जी को बाहर निकालता है। अथर्व भी अब तक बाहर उतर चुका था। माँ, आप आइए मेरे साथ और बताइए आपको कौन सी आइसक्रीम खानी है? अथर्व जीविका जी से बोलता है और जीविका जी का हाथ पकड़े हुए आइसक्रीम के स्टॉल की तरफ बढ़ता है। आरुष भी साथ में ही था, क्योंकि अब वह लोग चलते हुए आइसक्रीम के स्टॉल से कुछ ही दूर रह गए थे। नहीं आरुष, वैसे भी मेरा मन नहीं था। मैं तो बस तुम लोगों का साथ देने के लिए खा रहा था। तुम तो जानते हो, मैं ये बाहर की चीजें खाना बहुत पसंद नहीं करता हूँ। अथर्व अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डाल चलता हुआ आरुष से बोलता है। दिस इज नॉट फेयर भाई, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको मेरे आइसक्रीम से शेयर करना पड़ेगा। आरुष अथर्व से बोलता है। ठीक है, चल मैं तेरी आइसक्रीम से थोड़ा सा खा लूंगा। आरुष के कंधे को पकड़ता हुआ अथर्व उससे बोलता है। यह हुई ना बात, लीजिए फिर खाइए। आरुष अथर्व के मुंह के पास आइसक्रीम करता हुआ उससे बोलता है। अथर्व भी आरुष की आइसक्रीम से एक बाइट ले वह आइसक्रीम आरुष की तरफ बढ़ा देता है। ले अब तू खा। अथर्व आरुष से बोलता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।